तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों को जो आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था मैथ का, उसको सॉल्व करेंगे आज हम। इससे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने देख लिए होंगे, और जो सेक्शन बी में जो आते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न लिखने वाले कॉपी पे, ठीक है। तो दो दो नंबर के जो पहले खंड के 6 खंड आते हैं, 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला जो प्रश्न होता है उसके सभी खंड करने होते हैं, उसमें 6 प्रश्न आते हैं, वो दो दो नंबर वाले, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब 6 प्रश्न इसमें दे रखे हैं, 5 हमें प्रश्न इसमें से करने हैं, और सभी ये जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले दूसरे का पहला सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरे का पहला है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है दूसरे का पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 90 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। पहला पूर्णांक मान लेते हैं x+1। क्यों x+1 माना? क्योंकि यहाँ पे विषम कह रहा है, विषम जब भी होगा तो x+1 मानेंगे, सम होता तो x+2 मानते हैं। और दूसरा क्या मान लेंगे? दूसरा क्या हो जाएगा? x+3। क्यों? क्योंकि विषम होता है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती हैं। सम होता तो 2 और 4 हो जाता। अब प्रश्न में हम लोग देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार ये है कि पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, ठीक है। सवाल में देखो भाई, यहाँ पे दिया कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग 290। वर्गों का योग का मतलब उसका स्क्वायर करना है। x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+3 का होल स्क्वायर मतलब इसकी घात 2 करनी है, स्क्वायर करना है, ठीक है। वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया मतलब वर्ग 2, तो 290 है इसका जोड़। अब यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर का मतलब है a+b का फार्मूला लगाएंगे। a+b का फार्मूला क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे हम यहाँ पे a² + b² + 2ab होता है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ये प्लस वाला, माइनस वाला भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं भाई x² + 1 + 2x। देखो x² मतलब a² + b² + 2ab। 2ab का मतलब 2 × a × b, मतलब 2x और 1 की गुणा 2x। ऐसे यहाँ भी लिखेंगे x² + 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूना 6x बराबर 290। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। x² जोड़ लेंगे 2x² प्लस 2x, यहाँ पे 6x हो गया 8x, प्लस का 9 1 10 बराबर कितना होगा? 290। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 8x प्लस का 10 माइनस का 290 बराबर 0। अब भाई ये 290 उधर था बराबर के उधर, उसको इधर लाएंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो 290 को इधर लाएंगे, प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो गया। या इसको उधर ले जाते 10 को तो माइनस का होता, फिर इसको लाना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हो। 2x² प्लस 8x माइनस का 280 बराबर 0। ये 290 से 10 को घटा देंगे। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है? अब 280 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, या तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन ले, या 2 से भाग कर दो, कि पूरी संख्या क्या है? 2 से कटने वाली। 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² लिख देंगे, प्लस 4x प्लस 140 बराबर 0। इसको 2 से भाग किया तो यहाँ पे x² बचा, 2 से भाग किया 4 बचा, 2 से भाग किया 140 बचा। या यहाँ पे 2 कॉमन लेते तब भी यही आ जाता। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। 140 का हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या? फैक्टर। 140 का फैक्टर कर लेते हैं भाई। 140 का फैक्टर करेंगे। 2 से 7 2 14 0, 2 से काटेंगे 35, 5 7 35, 7 1 7। अब हमें लाना है 4, ठीक। ये माइनस का है भाई, ये माइनस का है, ठीक है। अब हमें लाना है 4 और गुणा में लाना है 140। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो बनाओ कोई फैक्टर। 7 दूनी 14, ठीक है। 5 दूना 10, 14 से 10 घटाएंगे 4 और 14 10 की गुणा करेंगे 140 बन गया भाई। तो क्या कर लेंगे? x² प्लस 14 माइनस का 10
x माइनस का 140 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे पहले इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 10x माइनस का 140 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉमन लेना जानते तो गलत नहीं होगा सवाल। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं ना, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस का 14 बचा, माइनस का 10 कॉमन लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 देखो, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, 10 से 140 कट रहा है, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस बाहर चला गया 14 बराबर 0। यहाँ पे समझ में आ गया। देखो माइनस का 10 कॉमन लिया, x प्लस 14 बचा, 10 तो बाहर चला गया ना। अब जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ भी होनी चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेम नहीं आ रहा तो कहीं पे गलती हुई है। x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस का 10 बराबर हो गया 0। अब क्या करना है, देखो x प्लस 14 को अलग कर दो बराबर 0, x माइनस 10 को भी बराबर 0, तो ये हो गया क्या, x बराबर हो गया माइनस का 14, ये हो गया x बराबर माइनस का 10 था, उधर क्या प्लस का 10, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अब हमें संख्या निकालनी, नहीं तो x का मान आया, हमें पूर्णांक निकालना है, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब पहली संख्या। पहली संख्या ऐसे ले लेते हैं डायरेक्ट, पहला विषम पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हम 10 को मान लेते हैं, माइनस 14 करोगे ना तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करोगे वही आएगा, लेकिन हम 10 मान लेते हैं तो 10 को मानोगे, 10 प्लस 1 मतलब 11 आ गया। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10 प्लस 3 मतलब 10 3 13, ये आंसर आएगा भाई। अब देखो 11 और 13 आया, 11 का स्क्वायर करोगे ना, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करके देख लेते हैं भाई, 121 प्लस 169। देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, पता है आपको, 13 का स्क्वायर 169, तो 290 आ गया इसका जोड़, मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। अगर 14 पे करोगे तो 14 में क्या करेंगे, देखो 14 में क्या करेंगे, 14 में एक जोड़ोगे ना, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस का 13 बचेगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो माइनस का 14 प्लस का 3 मतलब माइनस का 11 बचेगा। जब इनका स्क्वायर करोगे तो आएगा तो यही, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लिख लेंगे इसको, और एक बार इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, सॉल्व कर लेंगे इसको एक बार अपने मन से, ठीक। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, कर देते हैं भाई इसको। अगला सवाल देखेंगे, अभी अगला सवाल में भी ऐसा कुछ होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या बतानी है। ठीक है, कौन सी संख्या बतानी है, जो उसकी संख्या से पलटने से बनी संख्या है वो बतानी है हमें, तो बता देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, मान लो भाई, इसको भी मान लो, दूसरे का खा। इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, दहाई का अंक मान लेना, क्या इकाई का मान लेते हैं पहले, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का कितना मान लिया, दहाई का अंक बराबर y मान लिया। तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, संख्या भी तो पता होना चाहिए, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, मतलब इकाई दहाई। अगर दहाई को x मानते ना तो 10x प्लस y होता है यहाँ पे। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। प्रश्नानुसार 2 संख्याओं के अंकों का योग, सबसे पहले तो यही मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर दिया है 9, समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। कह रहा अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना मतलब इस संख्या का ना 10y प्लस x गुणे 9, इसका 9 गुना, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो 9 गुना इधर कर दिया, 2 गुना इधर करेंगे और अंकों को पलट देंगे। 10y प्लस x था तो यहाँ हो जाएगा 10xy हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा भाई, इतना बहुत आराम से समझा रहे, एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, दोबारा इस सवाल को पढ़ने की, ऐसे सवालों को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, गुणा कर लो 10 और 9 की 90y
प्लस का 9x बराबर 10 दूना 20 x प्लस का 2y। समझ गए? अब देखो, अब इसको कर लेते हैं एक तरफ। 9x यहाँ पे कितना है, पहले 90y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को करते हैं उधर ले जाते हैं, 20x फिर माइनस का हमें वो करना पड़ता ना, 2y, इसको उधर ले गए तो 90y माइनस का 9x बराबर 0, एक तरफ कर लिया। 20 से 9 घटा दो 11x प्लस माइनस का 88y बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 20 से 9 गया और 90 से 2 गया माइनस का 88। अब 11 से यहाँ पे कॉमन ले लो 11, x माइनस 8y बराबर 0। तो x माइनस 8y बराबर कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर 2। अब हमें पता चल गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब लगाएंगे इसमें हम लोग विलोपन विधि। समीकरण 1 कुछ जुड़ रहा है क्या? नहीं, घट रहा है। देखो 1 और 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक जैसे साइन है तो घटा देंगे। x प्लस वाई बराबर है 9 और x माइनस 8y बराबर है 0। जब घटाते हैं तो निशान होता है चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब 8 और 1 यहाँ पे 9, y बराबर 9 से 0 घटाएंगे 9, तो 9 और 9 कैंसिल, तो y का मान कितना आएगा, 1। 9 कम 9 आ गया, y का मान 1 आ गया। अब y का मान समीकरण में 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, या ऐसे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई की जगह रख दिया 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस का 1, तो x का मान कितना आ गया भाई, 8। 4 नंबर का सवाल है, बस यहाँ पे अगर समझ में आ गया बस सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या निकाल लेते हैं, अतः तो लिख लें, अतः संख्या बराबर 10, क्या थी संख्या, 10y प्लस एक्स। 10y का मान कितना आया, 1 प्लस x का मान 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चेक करके देख लो भाई, जब कह रहे कंडीशन पहले देखो, x प्लस वाई बराबर 9, मतलब संख्या ये 18, तो 1 प्लस 8 बराबर 9, ये तो कंडीशन एक पूरी हो रही है। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो संख्या बनी है हमारी इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या को 9 गुना करके देख लो। और फिर कह रहा है उसके अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो संख्या देखो संख्या कितनी थी, 18 ही है, 18 का 9 गुना, 18 को 9 गुना कर लो। 18 को 9 गुना करेंगे तो 8 9 72 और 9 एकम 9, 9 और 7 16, कितना आएगा 162। कितना आएगा 162। अब फिर क्या करना है, फिर कह रहा है उस संख्या को पलटने पे अंकों का 2 गुना हो जाएगा। तो 18 था 81 कर दो, अंकों को पलट दिया, पहले 18 था 81 कर दिया, इसका 2 गुना कर दो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो 162 ये आ रहा है, 162 ये आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, लिख लो भाई, इसको भी लिख लो। ठीक है, दूसरा हो गया ये। अगले पे आ जाते हैं फिर। अगला सवाल क्या दिया है, एक संकेंद्री वाला है, एक चित्र वाला दिया है, इसमें से कोई भी एक लगा सकते हो। बाकी 3 सवाल इसके छोटे छोटे दे रखे हैं दूसरे प्रकार के, तो अपने लोग चित्र वाला बना लेते हैं या संकेंद्री वाला, कोई भी लगा सकते हो। सी ही लगा लेते हैं। सी क्या दिया है, ये चित्र बना है ना, चित्र बना लें भाई, पहले चित्र बना लेते हैं। चलो डमरू वाला ये बना लेते हैं, ऐसे एक डमरू बना लिया होगा, ऐसे बना लो। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया डी, नहीं बी नहीं है भाई, डी है यहाँ पे, डी, और यहाँ पे मान लिया ओ, यहाँ पे मान लो सी, यहाँ पे मान लो बी। सही से बन जा भाई, ये क्या है बी, ये बी माना होगा। अब इसमें कह रहा है कि ओ ए डॉट ओ बी, मतलब गुणे है ये, डॉट मतलब ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर, मतलब ये दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा दिया है या ज्ञात है, और ये सिद्ध करना है, या ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी।
बस ये चित्र बना है और इसकी कहानी इतने में ही पूरी हो जाएगी। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं AOD त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB या BOC में आ जाओ, BOC में। इतना समझ में आ गया? AOD BOC में ये वाला जो कोण है, ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। और तो कुछ दिया नहीं है, दी गई आकृति में बस इतना ही दिया है। ठीक है, यह शीर्षाभिमुख कोण। अब क्या करते हैं, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है और ये जो दे रखा है, पहले इसको लिख लेते हैं। OA डॉट मतलब गुणे OB बराबर हमें दिया है OC गुणे OD, ये है दिया है, क्योंकि ऐसे हम कंडीशन लिख लेते हैं, दो चीज़ें समरूप सिद्ध कर देंगे। तो OA बटे में, देखो OA बटे में OC वाला, उसको नीचे लिख देते हैं। OC बराबर OD बटे में OB। एक कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे, ये वाली जो है एक कंडीशन हो गई। फिर दूसरा मान क्या दिया है, कोण O बराबर कोण O, ये वाला कोण O और ये वाला कोण O, मतलब पूरा मान लिख देते हैं यार। इसमें देखो AOD लिख देते हैं। अच्छा समझ में आएगा। AOD बराबर BOC, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण। ठीक, दो चीजें पूरी हो गई। दो कंडीशन, जब ये अनुपात भुजाओं का बराबर है, एक कोण बराबर है, तो इस त्रिभुज कैसे होंगे, अतः, ठीक है, अतः त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC के। क्या होगा, समरूप। जब ये समरूप हो गया तो इसलिए, जब समरूप होता है इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, तथा नीचे लिखते हैं ना, तथा कोण B बराबर हो जाएगा कोण D। ये जो है दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम लिखेंगे या प्रूव्ड लिखेंगे, क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्धम। ओके, और ये हो गया। ये प्रश्न नंबर था तीसरा। ये 4 नंबर का प्रश्न है, बताओ लग रहा है 4 नंबर का, ये 2 नंबर का प्रश्न लग रहा है। अगला प्रश्न देख लो, इसको लिख लेंगे। वीडियो को रोक के लिख लेंगे, ठीक है, या तो साथ में अगर आप समझ ले रहे हैं और बाद में आप लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला संकेंद्री वाला 5 करने, हम लोग 5 लगाएं, संकेंद्री वाला छोड़ दें। संकेंद्री वाला चाहो तो हम बता देंगे बाद में। ई वाला पार्ट कर लेते हैं अपने लोग। एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद हैं, 4 लाल हैं। तो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, नीली गेंदें कितनी हैं, नीली गेंदें हैं 4 नंबर का, देखो प्रायिकता का सवाल। नीली गेंदें हैं 3 और सफ़ेद कितनी है, 2। सफ़ेद हैं 2, लाल हैं कितनी है भाई, लाल 4। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 3 + 2 + 4, टोटल है 3 2 5 4 9। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। पहले पार्ट में प्रायिकता निकालनी है। गेंद कैसी होनी चाहिए, गेंद होनी चाहिए सफ़ेद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सफ़ेद गेंद, वाइट बॉल होने की प्रायिकता। वाइट बॉल कितनी है, 2, टोटल कितनी है, 9। आंसर नंबर 1 सिंपल है। दूसरे पे आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि नीली गेंद, मतलब गेंद कैसी होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल होने की प्रायिकता कितनी है, नीली गेंद 3, टोटल कितनी है, 9, 3 3 9, कितना आंसर आएगा, 1/3, आंसर नंबर 2। थर्ड नंबर पे आते हैं। फिर कह रहा है कि लाल गेंद हो, लाल गेंद मतलब रेड बॉल होने की प्रायिकता कितनी है, रेड बॉल 4/9, तो ये आंसर नंबर 3। अगर ना होने की प्रायिकता पूछता तो रेड बॉल मतलब 1 माइनस कर देते, प्रायिकता हो मतलब जो पूछता है। अंदर हिंदी में ये भी लिख सकते हो, जैसे पी सफ़ेद है तो पी सफ़ेद ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद गेंद ऐसे, नीली गेंद, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर ई। अब आ जाते हैं
छाप लेना भाई, इसको छाप लेना। अगले पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर एफ। सारणी में एक सारणी दे रखी है ना, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका, माध्यिका को हम लोग कहते हैं माध्यक या मीडियन। माध्यिका मतलब ऐसे ये माध्यिका है, माध्यिका लिखा हो या माध्यक लिखा हो, इसी को हम लोग मीडियन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। अब लिखते हैं वर्ग अंतराल। हम डायरेक्ट सारणी ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसे दी है, देखो पेपर में ऐसे सारणी दे रखी है, ऐसे ही प्रश्न आता है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। दो दो बार भाई नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दी है बारंबारता, ये लो बारंबारता के 0 से 10, 10 से 20, 50 से 60 तक है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 7 4 2, 7 4 2 2 3 2, इतना हम मिटाल दे रहे हैं। अब निकालेंगे CF, संचयी बारंबारता। अच्छा पहले लिख देते हैं संचयी बारंबारता, और इसी को कहते हैं CF। अब CF निकालने का तरीका देखो, CF कैसे निकालते हैं। CF का मतलब है सबसे पहले वाला जो नंबर है बारंबारता, उसको ऐसे लिख दो, उसका क्रॉस ऐड करेंगे। 7 4 11, 11 और 2 13, यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको n मानेंगे। 7 4 11, 11 और 2 13, 2 15, 15 3 18, 2 20। अब यहाँ पे जो नंबर आया है ना, जो नंबर यहाँ पे 20 आया वही यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो या तो ये गलत किया होगा या ये गलत किया होगा। n आ गया। अब निकालते हैं n/2, मतलब 20/2 आएगा कितना? 10। अब भाई जो 10 आया है, ये 10 कहाँ पे है, किसके पास में ज़्यादा है? संचयी बारंबारता में देखो 11 है, तो ये 11 ज़्यादा पास में, तो इसको हम लोग कर लेंगे मार्क, और यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। यहीं से इसकी कहानी शुरू। ये क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग हो गया। अब इसमें निकालते हैं सबके मान। अच्छा पहले लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं किसकी? माध्यिका का ना। माध्यिका बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F और गुणे में होता है H। ये होता है इसका फार्मूला माध्यिका का। सही लिखा है? सही लिखा है। L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणे H। अब सबकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो समझ लेते हैं एक बार। L का मान, जो L होता है ना, जो माध्यक वर्ग निकला है, माध्यक वर्ग आपको अभी मैंने बताया है n/2 का जो पास में होगा, जो निम्न सीमा होती है जो वर्ग अंतराल की छोटे वाली, तो L का मान 10, H का मान जो अंतराल आ रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितने का अंतर है भाई? 10 10 का अंतर है ना। कितने का अंतर है? 10 का अंतर। तो H का मान हो गया 10। n/2 तो हमें पता ही है यार, n/2 तो अभी देखा ही ना, 10 आया है। F क्या होता है? F जो है, जो बारंबारता है इसकी, जो इसकी बारंबारता है, F कितना है? 4। और जो CF है ना, CF में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर CF 11 लिख दिया तो भाई आंसर आपका गलत आएगा। जो CF होता है वो जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, CF का मतलब ले लेंगे 7, मतलब ये वाला ले लेंगे। ओके। अब रखते हैं वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 10, 10 प्लस n/2 भी 10 माइनस CF कितना है? यहीं पे लिखा है 7 बटे में कितना है? F कितना है? F है 4, और गुणे में हम यहाँ पे करते हैं 10। तो 10 प्लस 10 से 7 घटाए 3 बटे में 4 गुणे में 10। इसको 2 से कैंसिल, 2, अरे भाई 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा ना। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो 10 प्लस 5 या 15 बटे में 2, तो 10 प्लस 15 का आधा मतलब 15/2 मतलब 7.5, 7.5। अब 7 में और 10 में 7 जोड़ दो यार, 17 और 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 17.5। ये क्या है? माध्यिका।
या इसको कहते हैं माध्यक। ये हो गया आंसर। मतलब 5 प्रश्न किए हैं, पांचों प्रश्न कितने कितने नंबर के थे? 4-4 नंबर के। तो 20 नंबर हो गए पक्के, 20 नंबर बहुगल्पी, और 2-2 नंबर के 6 प्रश्न है 12। अब बचे 6 नंबर के 3 प्रश्न लॉन्ग वाले, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। माध्य वाला जो होता है उसका फार्मूला तो आपको पता ही है। बहुलक वाला भी यहाँ से आता है 4 नंबर का। यहाँ पे अगर एक्स वाई में दिया होता है पी या और कोई वैल्यू निकालें, उसको भी एक सवाल बाद में बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका माध्यक माध्यिका बहुलक में से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपका पक्का 100% आता ही आता है। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो आप लोग इनको लगाएंगे, उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करेंगे।